नमस्कार, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में दिल्ली के अंदर जो 27 साल बाद परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, पता ही होगा आपको। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी यानी आप आखिरकार चुनाव हार गए। 22 सीटें मिली हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी मनोकामना पूरी हुई है और अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। 48 सीटें उन्हें मिली। तो अब चारों तरफ चर्चे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, तमाम विश्लेषण है। जानकार, तजुर्बेकार, विशेषज्ञ, पत्रकार, सेफोलॉजिस्ट, राजनीति के विशेषज्ञ, सब आपने देखे होंगे तमाम चैनलों पर, तमाम अखबारों में, तमाम जगहों पर जो चर्चा है। अलग अलग तरह से लोग बता रहे हैं कि केजरीवाल इसलिए हारे, भाजपा भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीती और कांग्रेस जो तीसरी बार शून्य पे, जीरो पर, जिसका जो आंकड़ा है वो जीरो का है, उस पर भी वो खुश है क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को हराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए इस वीडियो में ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला इतना ही सीधा है, इतना ही सिंपल है। तो अब क्या होगा? तो दिल्ली में अब यमुना जी साफ़ हो जाएंगी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 बार यमुना मैया की जय, यमुना मैया की जय। अरे भाई, केंद्र में तो आप ही की सरकार थी, तब यमुना मैया की जय पे किसने रोका था? लेकिन बहरहाल, तो ज़रा समझने की संजीदगी से कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है और अब क्या होगा आगे। अब जैसा कि बताया जा रहा है कि दिल्ली की अब जो है प्रदूषण साफ़ हो जाएगा। दिल्ली में हवा जो है इतनी बेहतर हो जाएगी कि आप शिमला, मनाली, मतलब हालांकि इन जगहों पे भी जो सांस लेने के लिए हवा है वो कोई बहुत साफ़ सुथरी नहीं है, बट फिर भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अब 50 से नीचे आ जाएगा दिल्ली का। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और अब तो हरियाणा में भी उन्हीं की सरकार है। ठीक है, पंजाब अभी बचा है, उसका भाई लोग इंतजाम कर रहे हैं, कर देंगे। तो क्या क्या होगा? पहले दिल्ली में साफ, एकदम प्रदूषण रहित हवा मिलेगी। यमुना जी का पानी पीने योग्य हो जाएगा, नहाने योग्य हो जाएगा, उसमें मछलियाँ तैरेंगी, उसमें जैसा कि बताया जा रहा है कि गुजरात की तरह रिवर फ्रंट बन जाएगा, लोग वहाँ जाया करेंगे शाम को, बिल्कुल कायाकल्प हो जाएगा। दिल्ली जो है विश्व की सबसे बेहतर कैपिटल सिटी बन जाएगी। और मोहल्ला क्लिनिक यानी हेल्थ, यानी कि दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में कोई भी आदमी कभी भी जाकर के वॉक इन, उसको सीट मिलेगी, बर्थ मिल जाए, मतलब उसको बेड मिल जाएंगे। दिल्ली के जो तमाम सरकारी स्कूल हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के बन जाएंगे। हर व्यक्ति अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो व्यवस्था खराब कर दी थी। ठीक है। और इसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति है दिल्ली में, जो हम आए दिन दिल्ली में खबरें सुनते हैं, कभी कोर्ट में गोली चली, कभी नजफगढ़ में, कभी नरेला में, कभी मुंदका में, मतलब उस तरफ जो है गैंगवार मॉल में हो रही है, सब एकदम चाक चौबंद बिल्कुल हो जाएगा। कोई भी दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए तो सबसे सुरक्षित सिटी होने जा रहा है दिल्ली, जहां सब सुरक्षा व्यवस्था एकदम बढ़िया हो जाएगी। महिलाएं, आपको रात को 1 बजे 2 बजे जैसा बताया था, राम रच जाएगा, आराम से घुमा करेंगी बिना किसी चिंता के। कोई निर्भया जैसा कांड दोबारा नहीं होगा, है ना? दूसरा क्या होगा? केजरीवाल साहब का क्या होगा? उनकी पार्टी अब 22 एमएलए बचे हैं, बचेंगे ही नहीं, तोड़ लिए जाएंगे। और यही नहीं, पंजाब सरकार में भी फूट पड़ जाएगी, वहाँ भी 2 हिस्से हो जाएंगे। महाराष्ट्र का जो शिंदे फार्मूला है, या ये कहिए महाराष्ट्र का जो अजीत पवार वाला फार्मूला है, वो दिल्ली में और पंजाब में दोहराया जाएगा। और उसके बाद मतलब केजरीवाल साहब जमींदोज हो जाएंगे। और नहीं, वो तो अभी तो उन्हें सजा भुगतनी है, जैसा बता ही दिया गया है। जो जीतने वाली पार्टी है उसके तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद जो उन्होंने बोला है कि हाल ही में उन्होंने कहा है कि सीएजी की जो रिपोर्ट है तमाम भ्रष्टाचार को लेकर, जो तथाकथित रूप से केजरीवाल साहब और उनकी सरकार ने पिछले 11-12 सालों में दिल्ली में किए हैं, उन सबको रखा जाएगा। एसआईटी बनाई जाएगी, दिल्ली के टैक्स पेयर का एक एक पैसा उनके मुताबिक जो केजरीवाल साहब ने घोटालों में और शीश महल और तमाम दूसरी चीज़ों में जाया किया है, बर्बाद किया है, उसकी खबर ली जाएगी। दोषियों को, जो भी कसूरवार हैं, उनको बुक किया जाएगा, मतलब हिसाब किताब पूरा होगा। तो आने वाले वक्त में, और भाई कई लोग तो कह ही चुके हैं कि केजरीवाल जो है अब जेल जाएंगे। अभी
आपको मालूम ही है कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उनको ईडी और जो सीबीआई के मामले चल रहे थे, लिक्वर घोटाला के, दूसरे मामलों के, उनमें उन्हें बमुश्किल अंतरिम जो राहत मिली थी वो मिली है, ज़मानत मिली है। संजय सिंह हों, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हों, अरविंद केजरीवाल हों और बाकी भी जो तमाम उनके लोग हैं, और बहुत सारे लोगों के खिलाफ तो एलजी साहब ने और दूसरे को दूसरे मामले खोल दिए थे। अभी भी कई मामले खुले हैं। इवन जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एनआईए, उसकी भी जांच के कि उनको बाहर से ऐसे एंटिटीज से जो कि एंटी नेशनल है, जिनका ताल्लुक मिलिटेंट और टेररिस्ट एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से है, उनसे चंदा मिला, उनसे इन्होंने पैसा लिया, तो वो भी मामलों की जांच के आदेश दे दिए जा चुके हैं। अभी इन्होंने, केजरीवाल साहब ने इसी इलेक्शन के दौरान जो 15-15 करोड़ रुपए के आरोप लगाए थे कि साहब भारतीय जनता पार्टी उनके एमएलए को तोड़ना चाहती है, तोड़ रही है, कि साहब 15 करोड़ रुपए लो और इधर आ जाओ और मंत्री बन जाओ, तो ये सारी उनकी भी जांच के आदेश दे दिए गए थे। एंटी करप्शन ब्यूरो, आपको मालूम ही है कि केजरीवाल साहब के घर पे पहुंच गई थी रिजल्ट आने से ठीक पहले, लेकिन उस समय बातचीत नहीं हो पाई थी, कोई सबूत इनको देने हैं केजरीवाल और आप पार्टी को। तो कुल मिलाकर के एक तरह से देखा जाए तो तमाम विशेषज्ञों ने, मीडिया के एक बहुत बड़े तबके ने, अब वो आप खुद समझते हैं इन्वर्टेड कॉमाज में कि मीडिया का जो बड़ा तबका है, मेन स्ट्रीम मीडिया का, उस पर कंट्रोल किसका है। तो समझने की जरा कोशिश करते हैं कि अब होगा क्या। एक जो वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद लेकर, वादा करके, प्रॉमिस करके जो एक पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी, उसका जन्म कैसे हुआ था? उसका जन्म भी दरअसल करप्शन के खिलाफ हुआ था। उस समय सरकार थी कांग्रेस की, और पूरे आंदोलन में अन्ना हजारे, स्वामी अग्निवेश, रामदेव जी और तमाम, कुमार विश्वास और बहुत सारे दूसरे लोग उस समय जुड़े थे। तब ये आम आदमी पार्टी बनी थी, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में और केंद्र में जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, उसको गिराना था, इसलिए सारे लोग साथ आए थे। और फिर उसमें से कैसे आम आदमी पार्टी बनी, उसने पार्टी विद डिफरेंस की बात की। फिर मोदी जी की सरकार बन गई दिल्ली में, मोदी जी दिल्ली में प्रधानमंत्री बन गए 2014 में। उसके बाद उन्होंने कैसे इनको शुरू में समर्थन दिया और फिर किस तरह के बिखराव हुआ, किस तरह की टूट हुई, कैसे आम आदमी पार्टी से वो कई स्प्लिट होते होते और उसके बाद यहाँ पहुँची। आज जो बात उठ रही है शीश महल की, जो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के लिए जो आधिकारिक निवास दिल्ली में बना, पहले चूंकि निवास नहीं था, जब साप सिंह वर्मा बने या मदन लाल खुराना बने तो शामनाथ मार्ग पे मुख्यमंत्री का ऑफिस हुआ करता था। पुरानी बात है, एक पूरी जनरेशन को नहीं पता होगा, क्योंकि अभी तो जो वोटर्स हैं वो 2000 से पहले, अभी तो मतलब 2025 ये चल रहा है, 25 साल के हो गए हैं जिनका जन्म, मिलेनियल जो है 2000 में, लेकिन मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। जो मिलेनियल हैं उन्हें नहीं याद है ना, उन्हें पता है कि उससे पहले क्या क्या देश में हुआ है, उससे पहले किस तरह की परिस्थितियाँ थीं। उन लोगों को कहाँ याद है कि यही भारतीय जनता पार्टी जो आज इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कर रही है, केजरीवाल के ऊपर के साहब उनकी कथनी करनी में अंतर है, केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार की बात कही थी। कितने लोगों को याद है कि इसी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बंगारू लक्ष्मण, वो पैसे लेते हुए कैमरे पर, रिश्वत के पैसे लेते हुए कैमरे पर स्टिंग ऑपरेशन के जरिए तहलका के पकड़े गए थे। और भी कितने ऐसे मामले हैं। तो ये बात तो इस समय है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल विश्लेषण होना चाहिए इसका कि केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने जो कुछ किया, कहाँ वो उनकी नीले रंग की वैगन आर कार, कहाँ वो 5 रुपए का जो रेनॉल्ट का पेन, वो 10, जो अब 10 रुपए का शायद हो गया, वो लगा के एक स्वैग के तौर पे, एक ट्रेडमार्क के तौर पे, एक ब्रांड के तौर पे उन्होंने खड़ा किया, सबको चोर बता दिया, चाहे वो शीला दीक्षित हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बाकी तमाम लोग हों दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के, सबको चोर बताया था। और आज वो सारी बातें उनके सामने, वो जो मीम्स सोशल मीडिया पे है ना, उसके तौर पे वापस आ रही है। उन्होंने चुनौती दी थी कि इस जन्म में तो मोदी जी आप हमें नहीं हरा पाएंगे, देख लिए। उन्होंने ही बात की थी कि सारे नेता चोर हैं, सारे हुए, और बाद में उन्हीं शीला दीक्षित जी के बारे में उन्होंने कैसे बयान दिए। तो वो सब बातें लौट कर आ रही हैं। वो भी इस बीच में लगता है काफ़ी मैच्योर या समझदार, या यूँ कहिए पक गए होंगे उन्हें भी, क्योंकि शुरू में जो बातें उन्होंने की वो नौसिखिया बातें थी, मैच्योर बातें थी, अराजकता की बातें थी। और आज अगर उनको आईना दिखाया है तो मुश्किल तो है ही, क्योंकि जब ये तस्वीरें आती हैं कि जो कल तक सादगी की बात कर रहे थे, कल तक आम आदमी के अधिकारों की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं कभी ये नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं कभी सरकारी जो मितव्ययता होती है, जो
राजनीति में जो विलासिता की बात होती है, उस सब के खिलाफ उन्होंने जो बात कही थी, वो जब उन पर बीती, तो जब लोग सुनते हैं, अब आरोप तो चाहे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो भी लगा रही है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो तो झूठ नहीं है। ये तो उस काडर के लिए भी एक शौक है कि भाई वहाँ इतने महंगे पर्दे, जकूकी और जो तमाम विलासिता है, उससे अरविंद केजरीवाल बच सकते थे। बाकी सारी बातें अपनी जगह हैं, क्योंकि राजनीति में वो अब इशू ही नहीं है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आज किसको नैतिक अधिकार है बोलने का, जब आप अजीत पवार को ले आते हो, जब आप माधवराव सिंधिया जी के जो बेटे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आते हैं, जितिन प्रसाद को ले आते हैं, अशोक चौहान को ले आते हैं, तमाम दूसरी पार्टी हिमंत विश्वा शर्मा को ले आते हैं, तो अब किसी की नहीं है। पार्टी विद डिफरेंस तो कौन थी? भारतीय जनता पार्टी थी सबसे बड़ी। चाल, चरित्र और चिंतन की जो बात करने वाली पार्टी थी वो कौन थी? वो भारतीय जनता पार्टी थी। तो आज की राजनीति में अब ये मुद्दा ही नहीं है। आज है जो जीता वही सिकंदर। अब सिर्फ एक ही चीज़ है, किसी भी कीमत पर कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद, कोई भी नैतिकता सिद्धांत की बात नहीं है। सत्ता हासिल कैसे की जाए, सत्ता पे काबिज कैसा हुआ जाए, और कहीं से भी किसी को भी लेने में ना किसी को गुरेज है ना कुछ है। आप यही नरेंद्र मोदी जी ने जब वो सूट पहना था, आपको याद होगा, राहुल गांधी जी ने और दूसरे लोगों ने, वो था जिसमें नरेंद्र मोदी जी के नाम का सोने का धागा था, 10 लाख रुपए की कीमत बताई गई थी। वो पेन जो पहनते थे, लगाते थे, उसको लेकर के बात उठी थी। तो ये तो मुद्दा ही नहीं है। और थोड़ा सा पीछे जाइए, जो पुराने लोग हैं उन्हें शायद पता होगा कि राजीव गांधी जी जब आए थे, रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन के तौर पर आए थे, अपनी माते जी का, इंदिरा जी का, जब इंदिरा जी की जब हत्या हुई, उसके बाद उनको राजनीति में उतरना पड़ा एक रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन की तरह। और वो जब आए और सत्ता में, उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर क्लीन के तौर पर उनकी एक ब्रांडिंग हुई, एक छवि बनी। लेकिन उन्हीं के दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह बोफोर्स घोटाले और भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग हुए, और उसके बाद उन्होंने जनता दल का गठन किया और उस पार्टी ने सत्ता हासिल की। और राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स का वो भूत कितने साल तक चला, कितने साल तक उसकी जांच हुई। उसके बाद क्या हुआ, जनता दल में जो तमाम लोग थे वो कौन थे, उसमें याद दिला दूं, देवीलाल जी, चौटाला जी, बीजू पटनायक, बाद में उनके बेटे नवीन पटनायक, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव, ये तमाम वो लोग जो जनता दल के उसमें शामिल थे। और बाद में कालांतर में उसी जनता दल से स्प्लिट होके रीजनल पार्टियां बनी। लालू यादव जी ने अपनी पार्टी बनाई, मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी पार्टी बनाई, उधर हेगड़े जी अलग हुए, उनका बना, देवगौड़ा जी अलग हुए, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल, मतलब आप अगर थोड़ा सा भी राजनीतिक इतिहास की जिनको समझ है वो समझ सकते हैं। नए वोटर्स को नहीं पता है, जो मिलेनियल है। लेकिन क्या हुआ, आज वो जो सारे राजनीतिक घराने हैं, आप चौटाला घराना देख लीजिए, आप लालू प्रसाद यादव घराना देख लीजिए, आप मुलायम सिंह घराना देख लीजिए, ये लोग अरबपति खरबपति कहाँ से बन गए, कैसे बन गए? रामविलास पासवान जी के उसको देख लीजिए। तो ये कोई एक दल की बात नहीं है, ये केवल एक दल की बात नहीं है, सब जगह आपको मिलेंगे। दूसरी तरफ भी उदाहरण है, आप बाल ठाकरे के वहाँ देख लीजिए। कोई इस देश में कोई कमीशन बैठा, किसी ने इस सवाल को किया कि भाई ये 20 साल पहले इन लोगों का क्या क्या काम था, कौन सा धंधा था, कौन सी खेती करते थे, कौन सा उद्योग किया, कौन सा बिजनेस किया इन लोगों ने, कि जो इनकी संपत्ति में इतना ही वृद्धि हुई, कहाँ से ये? तो ये सब तो नॉन इशू है, ये सब केवल एक उसको करने की बात है। मुद्दा अभी ये है कि ठीक है, केजरीवाल की पार्टी फिलहाल चुनाव हारी है, बहुत सारी पार्टियां चुनाव हारी हैं। जो असली मुद्दा है वो ये है कि क्या ये जो पूरा हुआ है, क्या हम भारत में ऐसे ही लोकतंत्र को देखना चाहते हैं कि जहां सारी एजेंसियां, चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और दूसरी जितनी भी संस्थाएं हैं, सीएजी कह लीजिए, जो ये सब एक हथियार के तौर पर, एक टूल के तौर पे, वो जो पूरी पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का, एक तिकड़म का, जुगाड़ का एक हथकंडा बन गया है कि इनके जरिए आप अपने राजनीतिक मकसद को साधिए। वोटर लिस्ट में जैसे चाहे बदलाव कर दीजिए, नाम बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, काट दीजिए, डेटा को मैनिपुलेट कीजिए। जितनी बातें इन दिनों उठ रही हैं कि कैसे इतने सारे वोटर बढ़ गए, कैसे जो है 6 बजे के बाद जो वोटिंग हुई जिसके सवाल उठ रहे हैं, और ये सारी बातें कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंची हुई हैं। कोर्ट ऑफ लॉ ने उस पर अपनी बात कही है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय से लेके, इससे पहले चंद्रचूड़ जी से पहले लेके, और दूसरे तमाम देश के अलग अलग अदालतों में जिस तरह की चीज़ें हैं वो हम सब देख रहे हैं। उनके कमेंट क्या हैं, राज्यपाल किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं इस समय। दिल्ली के एलजी की बात नहीं है, आप तमिलनाडु, पंजाब, झारखंड, केरला, तमाम विपक्षी
जितने भी दल जिनकी सरकारें हैं, उनमें राज्यपालों का क्या बर्ताव है, उसको भी देखना समझना ज़रूरी होगा कि क्या केजरीवाल को, उनकी सरकार को, आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल्ली में काम करने का मौका दिया गया? केंद्र ने, यानी केंद्र में जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, उसने क्या नहीं किया? दिल्ली से उसका राज्य का स्टेटस छीन लिया, उसकी सरकार के सारे अधिकारों को किस तरीके से छीना गया, दबोचा गया, वो क्या किसी से छिपा है? तो क्या ये मुद्दा ही नहीं है? क्या इसकी कोई बात नहीं की जाएगी सिवाय इसके कि वो हार गए, वो जीत गए, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखेंगे? किन परिस्थितियों में लेवल प्लेइंग फील्ड की कोई बात रहेगी नहीं? तो अगर इसी लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं तो फिर तो ये मुद्दा ही बेकार है। और अगर हम वाकई एक स्वस्थ, एक संतुलित, एक ऐसे लोकतंत्र की बात करते हैं जो निष्पक्ष हो, जिसमें संस्थाओं का केंद्रीकरण ना हो, जिसमें संस्थाएं गुलाम ना हो जाएं, आज क्या हो रहा है? तो ये भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अरविंद केजरीवाल की छवि में बहुत बड़ा डेंट लगा है। एक और जो बात इस पूरे विश्लेषण में कही जा रही है आम आदमी पार्टी की हार को लेकर चौथी बार, वो ये है कि उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, क्योंकि 14 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं इस पूरे चुनाव में जिसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को जो वोट मिले हैं, वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की हार के मार्जिन से ज़्यादा है। मसलन अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली में हारे तो वो 4089 वोट से हारे, जबकि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे संदीप दीक्षित, उन्हें जो वोट मिले हैं 4500 के करीब, वो उनकी हार के मार्जिन से ज़्यादा थे। इसी तरीके से जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हारे 600 साढ़े 600 वोट के मार्जिन से, जबकि वहाँ जो जीतने वाला कैंडिडेट है नरविंदर सिंह मारवा बीजेपी का, जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो स्विच ओवर करके आए थे भारतीय जनता पार्टी में, और वहाँ जो कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया ताजदार बाबर के बेटे को, फरहाद सूरी, जो कांग्रेस के वहाँ उम्मीदवार थे जंगपुरा में, उनको जो वोट पड़े वो इस मार्जिन से 3-4 गुना, मतलब 10,000 के करीब, 9 साढ़े 9 हज़ार के करीब उनको वोट पड़े। तो अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा। इसी तरीके से आप देखिए मालवीय नगर में, इसी तरीके से आप देखिए सौरभ भारद्वाज की सीट पे, इसी तरीके से आप देखिए और भी तो 14 के करीब ऐसी सीटें निकल कर आई हैं जहां पर कांग्रेस ने जो उम्मीदवार खड़े किए उनको जो वोट मिले, कांग्रेस का मार्जिन वोट जो शेयर था 4% से बढ़ के वो 7 के करीब, साढ़े 6-7 के करीब पहुंचा है। तो अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाई आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने अपने घमंड में, अहंकार में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। इससे पहले हरियाणा में भी यही हुआ। हरियाणा के अंदर जो अगर गठबंधन होता तो बेहतर होता। तो अब इसमें दोनों पक्ष हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये जो आंकड़े कह रहे हैं ऐसा ही होता, कि क्योंकि दोनों ही पार्टियां वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, और कांग्रेस जो देश की एक सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी वहाँ से डेसिमेटेड होकर तीसरी बार उसको जीरो मिला है। तो वो अपनी उस खोई हुई ज़मीन को तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर जो एजेंडा था इंडिया ब्लॉक का, जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, जब हेमंत सोरेन जेल में थे, तो उस समय राहुल गांधी ने जिस तरीके से, या कांग्रेस ने जिस तरीके से, या बाकी तमाम जो घटक दल हैं, उन सब ने मिल करके जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनीता केजरीवाल को ढाढ़स दिया, वो रामलीला मैदान की रैली देख लीजिए, वो दूसरे मामले में देख लीजिए, या उधर कल्पना सोरेन को जिस तरह से सपोर्ट किया, तो पूरा अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हुआ। उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये वाकई चूक थी। लेकिन अगर राजनीतिक नज़रिए से देखें तो हर राजनीतिक पार्टी अपने दल को बड़ा करने के लिए ही उतरी है, वो दूसरे दल को करने के लिए नहीं है कि दूसरे दल को सपोर्ट करने के लिए करे। तो अब ये तो कयास है, ज़मीन पर क्या होता, क्योंकि जैसे ये कहा जा रहा है कि जो मुसलमानों के वोट अरविंद केजरीवाल को उस तरीके से नहीं मिले, उसके दोनों उदाहरण हैं। एक उदाहरण ये भी है कि जहाँ पर ओवैसी की पार्टी आई, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल के जो कैंडिडेट वो जीते, मनीष चौधरी वहाँ से ओखला से नहीं जीत पाए। दूसरा मुस्तफ़ाबाद का भी उदाहरण है, और भी कई उदाहरण हैं। दिल्ली के जो दंगे हुए उसके अंदर जो जिस तरह की स्थितियाँ हुई, और उसके बाद शर्जील इमाम से लेकर के और जो लेफ़्ट लीनिंग के जो भी लोग थे, उसमें वो लोग अभी तक कानून के शिक्षों के पीछे हैं। उनकी बेल को लेकर के जो पूरा आंदोलन चला, वो पूरा का पूरा जो आंदोलन जामिया के इर्द गिर्द चला, जिसको लेकर के अर्बन नक्सलवाद की बात उठती है। अब ये बात उठाई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने एक बार भी उसके हिमायत में, उसके पक्ष में कोई बात नहीं बोली,
और उनकी जो पोस्चरिंग रही वो हिंदुत्व वाली रही कि वो हनुमान मंदिर पहुंच गए, वो सुंदरकांड के पाठ कराने की बात कर रहे थे, ग्रंथियों को और पुजारियों को उन्होंने वजीफ़ा देने की, उन्होंने एक इंसेंटिव देने की फाइनेंशियल वो भी अनाउंस की कि हम हर वो करेंगे। तो ये सारी अब ये वो तिकड़म है जो हर पार्टी अपने हिसाब से करती है। हर दल आज की तारीख में इस मामले में एक दूसरे से आगे निकला हुआ है। किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो इससे परे है। सब के सब, सबका एक ही मकसद है, सत्ता किसी भी कीमत पर हासिल करें। तो ये सब तो अब विश्लेषण है। इसमें से कितनी बात हो सकती थी, होती या नहीं होती, इसके बारे में तो कोई पुख्ता तौर पे नहीं कहा जा सकता। जो बात पुख्ता तौर पे कही जा सकती है वो ये है कि निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो एक बड़ी बात कही थी कि वो दूसरे तमाम दलों को, दूसरे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने जिस बात के लिए रिडिक्यूल किया था, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो ऐशो आराम हो, विलासिता हो, जो राजनीति से, पावर से जिसका रिश्ता जोड़ लिया गया है, उसको एक दूसरे का पर्यायवाची माना गया है कि पावर राजनीति का मतलब ही है कि तमाम तरह की सुख सुविधाएं, तमाम, और उनका बिल्कुल बिना किसी सोचे उसके इस्तेमाल, तो वो खुद भी वही करते पाए गए। खास तौर पे जब हम शीश महल यानी वो जो मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है, उसकी जो तस्वीरें, उसकी जो चीज़ें सामने आई हैं, उसको देखें। बाकी जो लिकर घोटाला या दूसरे घोटाले की बात की जा रही है, वो किस हद तक है, किस हद तक नहीं हुआ है, वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये कहना कि कोई दूसरा दल उससे अलग है या परे है, ये तो भूल ही जाइए, तो कहीं बात ही नहीं है। सब एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं, या दूसरी जो कहावत है कि हमाम में सब, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है उसको समझने का कि क्या आज का वोटर वो भी यही चाहता है। जैसे राजनीतिक दल समझदार हो गए हैं, होशियार हो गए हैं, और उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि किसी भी तरीके से सत्ता हासिल करें, ये इनके इन प्रकारेण। तो वोटर भी उसी तरीके से है, उसे भी फ्री की चीज़ें चाहिए। वोटर भी होशियार है, तो वो भी देख रहा है कि भाई ठीक है, मुझे जो पैसे ज़्यादा देगा, मतलब रियायतें ज़्यादा देगा, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस यात्रा, फ्री का इलाज, फ्री की शिक्षा, तो सब कुछ फ्री दे दो। तो ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? हुआ क्या है, केजरीवाल ने जो चीज़ें लागू की या आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में लागू की, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों की शिक्षा बेहतर हुई। दिल्ली में जो सार्वजनिक हेल्थ की बात है, मोहल्ला क्लिनिक के जरिए उसको करने की ईमानदार कोशिश हुई। कितनी कामयाब हुई, कितनी नहीं हुई, उसके लिए धन कहाँ से आना था, दिल्ली का जो सरकार का केंद्र, जो दिल्ली की सरकार के जो अधिकार थे, वो किस तरीके से छीने गए। वो रेवेन्यू चूँकि इस स्टेट का सीमित है, वो केंद्र सरकार के जो उसका योगदान है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उस पर निर्भर था। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाद में तमाम सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की और दूसरे विपक्ष के लोगों ने उसको फॉलो किया। दूसरे राज्यों में आज आपके मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना महाराष्ट्र की हो, मध्य प्रदेश की हो, या दूसरे राजस्थान की हो, वो कहाँ से आई? वो यहीं से ली गई। हालांकि उसके उदाहरण पहले भी मिलते हैं। जयललिता और दूसरे जो नेता हुए साउथ में, वहाँ कहीं फ्री टीवी बँटता था, कहाँ कहीं पर चावल बँटते थे। तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, उसके पहले भी प्रयोग किए गए। केजरीवाल ने लेकिन उसको दिल्ली में किया और सक्सेसफुली किया पहले उसमें। दूसरे कार्यकाल में तो उनका पूरा टाइम किस में बीता? आज इससे लड़ाई, आज उससे लड़ाई, एलजी से लड़ाई, चीफ सेक्रेटरी की लड़ाई, फिर दूसरे सचिव की लड़ाई, एसीबी की लड़ाई, ये दफ्तर बंद, वो दफ्तर बंद, 24 घंटे तो यही हुआ। तो आखिरकार जनता को समझ में आया कि भाई ये दिल्ली वाले, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, वो इसको काम तो करने नहीं देगी। आधे टाइम तो जेल में है सारे नेता इनके। तो इससे अच्छा ये है कि अगर दिल्ली में कुछ करना है तो भाई बदलाव कर दो। तो बदलाव की वजह ज़बरदस्ती बनाई भी गई, क्योंकि वोटर तो आखिरकार ये देखेगा ना कि भाई हमारा फ़ायदा किस में है, जब पूरा समय एक निर्वाचित सरकार, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह बोला है, ऐसा नहीं है कि ये केवल उसकी बात है। तो इस बात को भी उस दृष्टि से देखना समझना ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि ये जो करप्शन, जिस करप्शन की बात, जिस भ्रष्टाचार की बात हो रही है, और जिस पैरामीटर पे ये बताया जा रहा है या ये समझा जा रहा है कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी हार गई है, बाहर निकल गई है, या जनता ने उनको खारिज कर दिया है, उसमें सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो फ्रीबीज़, ये जो रेवड़ियाँ हैं, यानी कि
फ्री बिजली, फ्री पानी, 2100 की जगह 2500 रुपये हर महिला को मिलेगी, फ्री बस यात्रा। ये किसके खर्चे पे है? क्या इसको करप्शन के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए? क्या ये वोटर को आकर्षित करने के लिए एक तरह की अनैतिक इल्लीगल ब्राइब नहीं है? इसके मामले भी कोर्ट में गए हुए हैं, लेकिन अदालत उसका अपना दायरा है। तो ये तो हमें और आपको तय करना है, सोचना है कि हम किस तरह के लोकतंत्र की कल्पना करना चाहते हैं। अगर हर राजनीतिक दल आज वोटर को प्रभावित करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, 2 तरह की बातें होती हैं, शराब बँटती हैं, पैसे दिए जाते हैं, प्रभावित किया जाता है उनको, और दूसरी तरफ जो है ये एक लेजिटिमेट ब्राइबरी है कि हम आपके कर्ज़े माफ़ कर देंगे, हम आपको फ्री बिजली देंगे, हम आपको फ्री पानी देंगे, हम आपको जो है फ्री बस यात्रा देंगे, हम आपको फ्री तीर्थ यात्रा कराएँगे। ये सब भी तो वही है या नहीं है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय से अवगत कराइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है, सोचना पड़ेगा। सोशल सिक्योरिटी के तौर पे जब इस तरह के कवर की बात की जाती है, जो कि बहुत सारे देशों में है सोशल सिक्योरिटी का कवर, जहाँ गरीब तबके को, जो मार्जिनलाइज़ तबका है, या कुछ ख़ास लोगों को जो ओल्ड एज सिटीज़न हैं, जो डेस्टिट्यूट्स हैं, उनके लिए स्टेट प्रोविज़न करता है तो समझ में आता है। लेकिन हमारे देश में कहाँ है? हम वोटर के लिए तो ये कर रहे हैं, लेकिन क्या बाकी जो हमारी संस्थाएँ हैं, उनका है कोई चरित्र? क्या देश के अस्पतालों में वाक़ई ये स्थितियाँ हैं कि जहाँ देश का कोई भी आम नागरिक जाकर के अपना इलाज करा सकता है? दिल्ली के अंदर क्या स्थिति है? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के किसी भी बड़े अस्पताल, सरकारी, मैं जो ज़िक्र कर रहा हूँ, वो सरकारी अस्पतालों की कर रहा हूँ। क्या किसी भी सरकारी अस्पताल में आज एक एडमिशन लेना, बेड लेना आसान बात है? सोचिए ज़रा। सुनने में बहुत, क्योंकि अगर हम राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो फिर तो ठीक है, कांग्रेस वाले भाजपा को बोलेंगे, भाजपा वाले कांग्रेस को बोलेंगे, कांग्रेस वाले आपको बोलेंगे और दूसरे भी। तो ये तो लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन क्या वास्तविकता में धरातल पर क्या परिस्थितियाँ हैं, इनके बारे में हम कब सोचेंगे? ये सोचना तो हमें चाहिए ही। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय से अवगत कराइए, बताइए, और उस दृष्टि से ही हमें दिल्ली में जो ये परिवर्तन हुआ है, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या दिल्ली के बाशिंदों को जो उनका हक है, जो कूड़े के पहाड़ यहाँ खड़े हुए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो गली मोहल्लों में स्थितियाँ हैं, उनसे वाक़ई मुक्ति मिलेगी? क्या दिल्ली वाक़ई एक ऐसा नगर, एक ऐसी कैपिटल के तौर पे तब्दील हो पाएगा? वो ज़्यादा बड़ा प्रश्न है। देखते हैं आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ये जो नई सरकार आई है, वो कितना सूरत-ए-हाल बदलती है। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। नमस्कार।